जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो जाके कर लेना। ठीक है, रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पेड पीडीएफ है दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये पेड पीडीएफ आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना और अच्छे तरीके से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर में, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये तिब्बत ये कौन सा नदी तिब्बत है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर दोस्तों आपका यमुना नदी, नर्मदा नदी, या फिर आपका गंगा नदी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को ये सारे पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है दोस्तों। ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों ब्रह्मपुत्र, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम, और साथ ही ये भी याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपका एक नदी है जो तिब्बत जो कि आपका भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस नदी का उद्गम स्थल जो है ये तिब्बत स्थित जो कि आपका मानसरोवर झील से निकट से होती है। ठीक है, याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी की कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखना मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि बड़ी संख्या में जो है गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बैडलैंड, स्थलाकृति कहा जाता है, या फिर दोस्तों ह्यूमस क्षेत्र कहा जाता है, शुष्क स्थलाकृति कहा जाता है, या फिर दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बैडलैंड स्थलाकृति, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखना कि बड़ी संख्या में जो है गहरी गलियों या फिर आपका घाटी वाले क्षेत्र को जो है बैडलैंड स्थलाकृति कहते हैं। और दोस्तों याद रखना कि यह एक प्रकार का सूखा भूभाग है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि आपका स्थिति जो चाय के बागानों को जो है नुकसान पहुँचा सकती है? बताइए। 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, गर्म और आर्द्र जलवायु, छायादार वृक्ष के नीचे रोपण, या फिर आपका 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। बताइए कौन जो है ये चाय बागानों को जो है नुकसान पहुंचाती है? चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए और इस बार 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है दोस्तों। और मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, इस बार तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, कितना? 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के वाले दोस्तों याद रखना कि चाय के बागानों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। ठीक है, पूछा गया भारत और बांग्लादेश किसके बीच किसके जो है प्रमुख उत्पादक है? जूट के, कॉफ़ी के, चाय के, या फिर आपका बाजरा का? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं बस आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेना और रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों जूट, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पादक जो कि आपका बांग्लादेश विश्व बाजार में जो है भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में जो है उभरा है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा, या फिर दोस्तों आपका बेबी का मकबरा, या फिर दोस्तों उज्जैन महल, या फिर आपका हवा महल? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर। चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों हवा महल, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना कि हवा महल जो कि आपका भारतीय राजस्थान राज्य की जो है राजधानी जयपुर में स्थित जो कि आपका राजसी महल है। और याद रखना इसे जो है सन 1799 में कब दोस्तों याद रखना 1799 में जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है बनवाया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, या फिर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तो एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको करवाया जाता है, तो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, चलिए बताइए। और साथ ही बता दें कि जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन इस पीडीएफ से हो सके। ठीक है, चलिए बताइए। और मेरा मानना है दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ना अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों में है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो है यह सबसे आपका बड़ी नदी है। ठीक है, कौन? नर्मदा नदी। और याद रखना दोस्तों कि जो कि आपका पश्चिम दिशा की ओर जो बहती है, कौन? नर्मदा नदी। और ये भी एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों कि विंध्याचल और दोस्तों आपका सतपुड़ा के बीच में यह एक जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, कौन? नर्मदा नदी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जबलपुर के पास जो है यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कौन दोस्तों? नर्मदा नदी। ठीक है, और एक चीज़ ये भी याद रखना दोस्तों कि खंबात की खाड़ी में जो है गिरने से पहले यह दोस्तों ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है। और याद रखना दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है ये 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका गुजरात से होकर गुजरती है, कौन? नर्मदा नदी। आप याद रखना दोस्तों नर्मदा नदी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हर कोई नहीं बताता डिटेल में। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को अभी फॉलो कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके इस बार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इस बार दोस्तों सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बताना है कि डैश भारत का जो है एक प्रमुख लौ अल्स कौन सा क्षेत्र है? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, या फिर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, या फिर आपका उड़ीसा और आपका झारखंड क्षेत्र। बताइए तो प्रमुख लौ अल्स का क्षेत्र कौन सा है? चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि भारत का जो है सबसे बड़ा लौ अयस्क क्षेत्र जो कि आपका उड़ीसा झारखंड के जो है सीमावर्ती जिले में जो है फैला हुआ है। और याद रखना दोस्तों कि झारखंड का जो है शिवभूम जिला और आप दोस्तों उड़ीसा का जो है कोएडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि लौ अयस्क उत्पादन जो कि आपका भारत में जो है भारत का जो है 6ठा स्थान है। ठीक है, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले जो है भारत का राज्य कौन है? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपका कर्नाटक है, फिर दोस्तों याद रखना आपका उड़ीसा है, फिर आपका झारखंड है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों कि सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले भारत राज्य कौन है? तो याद रखना सबसे पहले आपका उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर आपका कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, इतना डिटेल में दोस्तों बताते हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होगा। और जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है आप ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन कर लेना। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, जरूर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि भारत देश का जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है, या फिर आपका त्रिपुरा है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर लेने हैं तो आप ये इस चैनल को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया है तो बी का, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आप याद रखना ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि आपका क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, और याद रखना इसका क्षेत्रफल टोटल अगर बात किया जाए तो 3702 यानी 3702 आपका वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लगभग में। और दोस्तों याद रखना कि भारत की जनसंख्या के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, और गोवा जो है, याद रखना दोस्तों गोवा जो है ये जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिम में स्थित क्षेत्र में स्थित है, कौन सा? चलिए बताइए। पूछा गया दोस्तों भारतीय रेगिस्तान कौन सी पहाड़ी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, या फिर दोस्तों आपका कैमूर की पहाड़ियाँ? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डिटेल में बताएंगे दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए। अगर ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ, तो आपका बिल्कुल सटीक क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ जो कि आपका पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः जो है ये अधिकांश तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि कुछ भाग जो है ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय रेगिस्तान को जो है हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और याद रखना कि रेगिस्तान में बहने वाली जो है एकमात्र लूनी नदी है जो खारे पानी की जो है नदी है के रूप में जो है जानी जाती है। कौन? लूनी नदी, जो कि आपका खारे पानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ अगर बात किया जाए, नीलगिरी जो कि आपका भारत के पश्चिमी घाट की जो है एक पर्वतमाला है। और याद रखना कि दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि आपको कुछ हिस्सा जो कि आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जो है भी आती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और याद रखना दोस्तों कि यह कि जो है आपका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी आपका डोंडा बेटा है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे अगर बात किया जाए कैमूर की पहाड़ियाँ के बारे में, तो याद रखना दोस्तों कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि आपका विंध्या पर्वत श्रेणी की का जो है पूर्व हिस्सा है, जो आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कलंगी से शुरू होता है। ठीक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कैमूर का नाम आया है, तो कैमूर की पहाड़ी से जो कि आपका सोन, हंस, केन आदि जो है मुख्यतः नदियाँ निकलती है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि हिमाद्री का अगर नाम आया है दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ हिमाद्री का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि हिमाद्री जो कि आपका हिमाद्री की पहाड़ियाँ जो कि आपका हिमालय की जो है सबसे उत्तरी श्रेणी को जो है बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय और आपका हिमाद्री आदि नामों से भी जो है जाना जाता है हिमाद्री की पहाड़ियाँ को। ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह हिमालय की जो है सर्वाधिक जो है सतत और आपका सबसे ऊँची श्रेणी है। ठीक है, हिमाद्री। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे हिमाद्री का नाम आया, तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 6000 मीटर। कितना है? तो 6000 मीटर जो है हिमाद्री की जो है आपका ऊंचाई है टोटल। ठीक है। याद रखना दोस्तों इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता आपको। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, ताकि ऐसे जीडी में आपका सिलेक्शन इस बार हो सके। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, कि भारत और श्रीलंका को जो है द्वारा विभाजित किया गया। ठीक है, भारत और श्रीलंका को जो है किसके द्वारा विभाजित किया गया? बैरिंग जल डमरू मध्य या फिर आपका जिब्रा बाल्टर जल डमरू मध्य या फिर आपका पाक जल डमरू मध्य या फिर आपका होमवर्क जल डमरू मध्य। बताइए किससे के द्वारा जो है विभाजित किया गया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी इस बार आने का चांसेस है। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो 2019 में एसएससी जीडी के अंदर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह भारत और आपका श्रीलंका को जो है पाक जल डमरू मध्य द्वारा जो है विभाजित किया गया है। और याद रखना दोस्तों यह जल संधि जो कि आपका पूर्वोत्तर की जो है पाक की खाड़ी को जो है दक्षिण पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी से जो है जोड़ती है। ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे बैरिंग जल डमरू मध्य के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका बैरिंग जल डमरू मध्य जो कि आपका रूस और यूएसए को जो है विभाजित करती है। ठीक है, इतना डिटेल आपको बताते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूछा गया दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर, गोदावरी पर, ब्रह्मपुत्र पर या फिर आपका नर्मदा पर? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों ब्रह्मपुत्र, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है असम में है स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र जो है ये इसका जो है उद्गम जो कि आपका हिमालय के उत्तर में तिब्बत के जो है पुरंग जिले में स्थित जो कि आपका मानसरोवर झील के जो है निकट होता है। ठीक है। और साथ ही याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो है 3 देशों से होकर बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कावेरी की अगर बात किया जाए तो कावेरी नदी जो है दोस्तों पश्चिमी घाट के जो है पर्वत ब्रह्मगिरी से जो है निकलती है। ठीक है। और याद रखना कि यह जो है आपका कर्नाटक और आपका तमिलनाडु राज्य में बहती है और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गोदावरी की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे गोदावरी नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह पश्चिमी घाट की जो है नासिक की जो है पहाड़ियों में जो है त्यबयक से जो है निकलती है। ठीक है। और दोस्तों याद रखना इसे जो है दक्षिण गंगा या फिर आपको वृद्ध गंगा भी जो है कहते हैं। ठीक है, किसको? गोदावरी नदी को। नाम आया दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी का नाम आया है। तो नर्मदा नदी जो कि आपका इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की जो है अमरकंटक की चोटी से है। ठीक है।
और याद रखें दोस्तों यह जो है अरब सागर में जो है गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, कौन सा? नर्मदा नदी। आप याद रखें तो सभी नदियों के बारे में आपको डिटेल में बताएं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, चलिए पूछा गया दोस्तों कि खरीफ फसलों को जो है डैश मौसम की शुरुआत के साथ जो है बोई जाने वाली जो है फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? शीत, वर्षा, ग्रीष्म या फिर आपका वसंत। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्षा, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें बता रहे ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और यहाँ से साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि खरीफ फसलों की जो है खरीफ की फसलों के लिए अगर बात किया जाए तो वर्षा मौसम का जो श्रम है बहुत अच्छा होता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे अगर खरीफ फसल का नाम आया है तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि खरीफ फसल की बुआई जुलाई के महीने में और कटाई जो कि आपका अक्टूबर के महीने में किया जाता है। ठीक है, और याद रखना कि खरीफ फसलें जो कि आपका धान, मक्का, ज्वार और आपका बाजरा, मूंग, जूट आदि जो है मुख्यतः फसलें भी हैं। ठीक है, खरीफ फसल। और याद रखना दोस्तों रबी फसल के अंदर अगर बात किया जाए तो आपका उत्तर भारत के अक्टूबर में जो बोई जाती है और फरवरी मार्च के महीने में जो है कटाई की जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों मुख्य फसल आपका रबी फसल का कौन कौन से है, जैसे में आपका हो गया गेहूँ, चना और आपका जौ, सरसों और मसूर, ये दोस्तों आपका रबी फसल के अंदर आता है। ठीक है, जायद फसल की अगर बात किया जाए तो इस फसल की जो है बुआई जो है ये दोस्तों याद रखना मार्च अप्रैल की जो है की जाती है। और जैसे में आपका तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, ये सब मार्च अप्रैल के मंथ में निकलता है। ठीक है, तो आप याद रखना इतना डिटेल में आपको बताएं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। प्यार मोहब्बत से बताना है दोस्तों यहाँ पे कि कथक कली के जड़े कि किस राज्य में है? बताइए, कर्नाटक में या फिर आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में या फिर आपका केरल में या फिर आपका तमिलनाडु में? बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों केरल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि कथकली केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु की बात आया है तो तमिलनाडु राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य आपका भारतनाट्यम है। और आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश की जो है राज्य की जो है कुचिपुड़ी का एक जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक आप बताइएगा दोस्तों क्या है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा जो है संवैधानिक क्षेत्र के जो है अंतर्गत नहीं आता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 का जो है पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का एसएसजीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन है दुर्गापुर स्टील संयंत्र या फिर आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को या फिर आपका राउरकेला स्टील संयंत्र। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों टिस्को, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही याद रखना कि यह टिस्को इस्पात संयंत्र एक जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण जो कि आपका वर्ष 1907 कब दोस्तों याद रखना 1907 में जो है जमशेदपुर में जो है जमशेद श्री टाटा के द्वारा जो है हुआ था। ठीक है, और याद रखा दोस्तों यहाँ पे दुर्गापुर स्टील संयंत्र के बारे में, तो यह दोस्तों एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो दुर्गापुर जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 1956 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, दुर्गापुर स्टील संयंत्र का। और याद रखना दोस्तों कि भिलाई संयंत्र के बारे में अगर बात किया जाए कि भिलाई इस्पात संयंत्र, तो इस बारे में बात किया जाए तो इसका निर्माण दोस्तों याद रखना 1955 में। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों 1955 में किया गया था। और याद रखना ये दोस्तों आपका सोवियत संघ के जो है सहयोग से जो आपका छत्तीसगढ़ के जो भिलाई नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका राउरकेला स्टील संयंत्र, तो याद रखना दोस्तों यह दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में जो है जमीन के सहयोग से आपका वर्ष 1961 में, कब दोस्तों वर्ष 1961 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था राउरकेला स्टील संयंत्र का। ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इतना डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता आपका। अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर आपका कृषि से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए
और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ दोस्तों आप एग्जाम से पहले आप जरूर रिवीजन करके जाना, जो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो मत्स्य उत्पादन जो कि आपका नीली क्रांति जो ये है, जो कि दोस्तों आपका मत्स्य उत्पादन से जो है संबंधित है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो है नीली क्रांति का जनक जो है ये अरुण कृष्णन को और आपका हीरालाल चौधरी को जो है माना जाता है। बताइए दोस्तों, इतना डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, मेरा मानना है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से और इसी चैनल से होगा। आप अच्छे से रिवीजन करना, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।